आज हम चैप्टर करने वाले हैं संगतकार। ये किसने लिखा था? ये लिखा था मंगलेश डबराल ने ये चैप्टर लिखा हुआ है। इनके बारे में रीड करते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में हुआ था। कैसे याद कर सकते हैं? 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उससे अगले ही साल ये पैदा हो गए थे मंगलेश डबराल। कहाँ पर ये पैदा हुए थे? उत्तराखंड में, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। टिहरी बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। वहां के काफल पानी गांव में वो पैदा हुए थे। अब कैसे याद रख सकते हो? टिहरी में एक डैम है, ठीक है, और वहां पानी बहुत ज्यादा है, डैम है, तो काफल पानी, काफल पानी, ठीक है, काफल पानी गांव में हुआ। और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। अब उत्तराखंड के पास ही है देहरादून, तो वहां पर इनकी शिक्षा हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। तो देखो, दिल्ली में आकर उन्होंने हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वो भोपाल में रहने लगे। ठीक है, भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक बन गए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। वहां पर मतलब ये बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने नौकरी वगैरह की थी। फिर 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। फिर देखो 1983 में वो क्या बन गए? 1983 में उन्होंने एक जनसत्ता अखबार में एक साहित्य संपादक का पद संभाला। फिर कुछ टाइम बाद सहारा समय में संपादन कार्य के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे? वो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ था, मतलब अभी 4 साल पहले ही कोविड के टाइम पर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। कौन कौन से 4 कविता संग्रह है? पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। अब इन्हें पहाड़ों की कुछ इतनी याद क्यों आ रही होगी? क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ बहुत ज्यादा है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। ठीक है, साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलिस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, ये हमने पढ़ लिया है। और इनके कई सारी भाषाओं में भी इनके जो भी ये लिखते थे कविताएं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुई है। मतलब कितने ज्यादा ये फेमस कविता लिखते थे। कविता के अतिरिक्त वह साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वह एक प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका में महत्व पर विचार करती है। अब देखो, संगतकार कविता में हम क्या पढ़ेंगे? जो भी आपने म्यूजिशियंस वगैरह देखे हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो मेन गायक गाना गा रहा है, उसके पीछे भी कई सारे लोग अपना कुछ ना कुछ भाग देते हैं उस गाने में, तो उसे हम कहते हैं संगतकार। कि संगतकार की कितनी ज्यादा भूमिका होती है उस मुख्य गायक जो वो गाना गा रहा है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों
जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। इस समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होते देख रहे हैं। मतलब इन्होंने संगीतकार के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली हमारे जो मुख्य गायक होता है उसके ये एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं ये संगीतकार। देखो अब संगीतकार को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अतरे की जटिल तानों के जेल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो देखो एक मुख्य गायक क्या है, कवि डबराल जी ये कहते हैं कि गायन में मुख्य गायक का आत्मविश्वास से जो कठोर आवाज के साथ देने वाले की मधुर आवाज, लेकिन कमजोर व धीमी और कांपती आवाज आ रही थी। मतलब जो मुख्य गायक है, मुख्य गायक अपना यहाँ पर बैठा हुआ गा रहा है, ठीक है, ये मुख्य गायक गा रहा है। अब यहाँ पर उनके पीछे से वो तो बिल्कुल मुख्य गायक अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो गा रहा है, लेकिन पीछे एक कमजोर सी कांपती हुई सी आवाज आती है। वह या तो मुख्य गायक का, मतलब या तो उसका छोटा भाई उसके साथ सीखने के लिए आ रहा है कि हम भी देखें ये गाना वगैरह कैसे गाया जाता है, या कोई शिष्य, उनका कोई शिष्य है, मुख्य गायक का कोई शिष्य पीछे से कांपती आवाज में गा रहा है, या कोई पैदल चलकर, मतलब कोई भी ऐसे आदमी नहीं हो जाते कि हमें भी सीखना है तो वो पीछे बिठा लेते हैं कि चलो तुम भी कुछ सीखना, तो वो, या फिर मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब बहुत ही पुराने टाइम से मुख्य गायक के पीछे ये संगीतकार पीछे गूंज मिलाता हुआ आया है। गायक जब अतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मतलब जब वो मुख्य गायक, कभी कभी ऐसा होता है कि गाना गाते गाते गायक खुद ही भूल जाता है, मतलब वो बीच में से या तो लाइन भूल गया या जो सुर मिलने थे उस गाने के वो सुर मिलानी भूल जाता है, वो किसी ख्यालों में खो जाता है। तो ऐसे मतलब जटिल तानों के जंगल में, मतलब अलग अलग थॉट्स उसके दिमाग में बन रहे होते हैं, तो तब वो जो गायक है वो अपने गाने पर ध्यान नहीं दे पाता, उसके थॉट्स उसके मन में एक जंगल की तरह बिल्कुल अलग जाते हैं, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। मतलब जब वो अपने सरगम को, मतलब अपने सुर वगैरह को लांग जाता है, मतलब जब संगीतकार अपने सुर को नहीं फॉलो करता है, तो उसकी मदद कौन करता है, जो उसके पीछे बैठा उसका संगीतकार है, ठीक है, जो उसके पीछे बैठा हुआ उसका साथी है, वो उसे संभालता है कि अभी जो ये मुख्य गायक है ये भटक रहा है अपने गाने के सुरों से, तो जो पीछे संगीतकार बैठा हुआ है वो अपने उसकी स्थाई को संभाले रहता है। मतलब ऐसे संभाल के रखता है, ये समझो कि जो मुख्य गायक है वो अपना पीछे कुछ सामान भूल गया है और वो उसे लपेटते हुए आ रहा है, ठीक है, वो पीछे, जैसे कि जो मुख्य गायक है उसका पीछे छूटा हुआ सामान वो समेटता हुआ वो संगीतकार आ रहा है, मतलब जो भी उसने कमी छोड़ी है मुख्य गायक ने वो पीछे समेटते हुए
पीछे उसे हटाते हुए वो संगतकार उसे ठीक करता हुआ आ रहा है पीछे, ठीक है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जब उस जो मुख्य गायक है वो भी अपने सुरों से भटक जाते हैं, तो ऐसा उन्हें लगता है कि जो पीछे से वो संगतकार उनकी इतनी, मतलब जब वो भटक रहे होते हैं तो उनका सारा सुर में सुर मिलाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में वो जो मुख्य गायक है वो एक नौसिखिया हो, वो फिर से एक नौसिखिया बन गया, मतलब नया सीखने वाला वो बन गया है। तार सप्तक में जब बैठन लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और वह फिर और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो देखो इन लाइन का मतलब क्या है। अब जो तार सप्तक में जब बैठने लगता है तो उसका गला उसके साथ नहीं दे रहा होता है, ठीक है, कभी कभी जो हमारा मेन सिंगर होता है उसका गला साथ नहीं दे रहा होता है, तो पीछे से जो संगतकार होता है वो उसकी मदद करते हैं कि कोई नहीं, आप फिर से जरा सा अगर हमारे सुर नहीं मिले तो हमारा गाना, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो खराब नहीं होगी, ठीक है, इसलिए जो पीछे से जो संगतकार है वो अपना स्वर कभी कभी वो ऐसे ही दे देता है, ठीक है, जब उसे लगता है कि मुख्य गायक कभी कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है, देखो कवि कहता है कि तार सप्तक में जब मुख्य गायक गाते समय उसका स्वर बैठने लगता है, जब उसकी जब उसकी प्रेरणा, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, मतलब जब उसका कोई भी कॉन्फिडेंस वगैरह उसका लो होने लगता है, उसका साहस एवं उत्साह थकावट के कारण समाप्त होने लगता है, जो भी उसकी हिम्मत होती है, जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो थकावट के कारण कम होने लगता है, तो उस समय मुख्य गायक को तसल्ली देता हुआ सहायक गायक स्वर अनिश्चित दिशा से सुनाई देता है, तो मुख्य गायक को संभाल लेता है। तो देखो उस टाइम पर जब वो ऐसे सेटल नहीं हो पाता है वो मुख्य गायक अपने सुरों के साथ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस टाइम पर पीछे से एक अलग सी आवाज आती है, वो होती है एक सहायक गायक की, ठीक है, सहायता करने वाला गायक जो मुख्य गायक को संभाल लेता है उस टाइम पर, और मुख्य गायक यह ना समझे कि वह अकेला नहीं है, मतलब जो सहायक, जो सहायता करने वाले उनके पीछे जो गायक बैठे हैं वो ये ऐसे दिखाते हैं पीछे से गाना आगे चलाकर कि वो अकेले नहीं है मुख्य गायक, उनके पीछे भी लोग हैं, ठीक है, मतलब उन्हें अकेला ना लगे। कभी कभी अनायास ही मुख्य गायक का साथ देता है जिससे उसका अकेलापन ना रहे, सहायक गायक के स्वर से मुख्य गायक की गायन में लयबद्धता का विकास होता है, कॉन्फिडेंस का विकास होता है, सुर मिलने लगते हैं, स्वर में शक्ति आती है, जिस राग को वह अभी अच्छी तरह से नहीं गा सका उसे दोबारा गाया जा सकता है, ठीक है, वो ये सांत्वना देते हैं कि जो अभी आपने चलो थोड़ा सा गलत कर दिया उसे हम दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। और सहयोगी गायक कलाकार की आवाज में बिल्कुल साफ तौर से झुझक का बोध हो रहा है और यह भी साफ मालूम हो जाता है कि उसने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं किया है, परंतु ये उसकी विफलता नहीं है, अपितु खुद को सामने ना लाकर दूसरों को सफलता दिलाने वह ऊंचा उठाने वाला मानवीय गुण है। तो इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमें चैप्टर में क्या बताया गया है कि संगतकार का एक मानवीय गुण क्या है। तो देखो अब संगतकार बेचारा, बेचारा नहीं कह सकते, बहुत ही ज्यादा गुणी व्यक्ति है वो, जो मुख्य गायक है, जब वो अपना लेवल थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो उस टाइम पर वो क्या करता है, जो हमारा सहायक गायक है वो पीछे से, मतलब अपना चेहरा नहीं दिखाता, किसी को अपनी आइडेंटिटी पता नहीं लगने लगता, लेकिन वो दूसरे की इज्जत बचाने के लिए, जो मुख्य गायक है उसकी इज्जत बचाने के लिए
पीछे से वो खुद गाने लगता है। हमें लगता है मतलब जब कोई अलग ही व्यक्ति गा रहा होता है मुख्य गायक के अलावा, तो हमें थोड़ा सा उसके आवाज में सुर मिलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन वो कोशिश करता है कि दूसरे की वो मदद करे, जो वो मुख्य गायक है उसकी परफॉर्मेंस बेकार ना हो। इसलिए जो पीछे से जो सहायक गायक है वो जब उसे दिखता है कि अब जो मुख्य गायक है उससे बोला नहीं जा रहा है, गाया नहीं जा रहा है, सुर नहीं मिल रहा है, तो वो हिचकता हुआ थोड़ा सा, उसकी आवाज उसे पता है कि थोड़ा सा अभी वो सीख ही रहा है। ठीक है, जो उनके पीछे मुख्य गायक के पीछे बैठा हुआ है वो तो सीख ही रहा है ना, लेकिन वो फिर भी पूरा कॉन्फिडेंस से अब कोशिश करता है कि वो अब गाने को कंटिन्यू करे, बीच में रुके ना कहीं से गाना, कि परफॉर्मेंस उनकी बेकार ना होने पाए। तो इससे हमें यही दिखता है वो खुद को भी सामने ना लाकर दूसरों को सफलता दिलाने में, जो मुख्य गायक है उसका सफलता दिलाने में वो कितना कितनी ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, और यही उसकी एक मानवीय गुण है। एक बार इसे हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, हमने हिंदी डायरेक्ट बता दी थी। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, मतलब पीछे से वो हिचकता हुआ बोलेगा, उसका भी कॉन्फिडेंस कम रहेगा क्योंकि वो अभी सीख रहा है। ठीक है, उसके सुर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी हिचकती हुई आवाज साफ सुनाई देती है। या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, मतलब वो ये कोशिश करता है कि मुख्य गायक की थोड़ी आवाज ज्यादा सुनाई दे। अब जो उनके कम सी आवाज हो जाती है, देखो अब सुर कैसे मिल रहा है कि एक ही आवाज पर पूरा पूरा गाना गाया जाए। अब जो बेसिकली क्या होता है, जो मुख्य गायक है वो अपना एक ही बिल्कुल मेंटेन करता हुआ, अपनी आवाज को मेंटेन करता हुआ जब नहीं गा पाता है, जब उसकी आवाज ऊपर नीचे होने लगती है, तो उस टाइम पर जो सहायक गायक है वो मदद करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो पीछे से हल्की सी आवाज, वो ये कोशिश करता है कि मेरी ज्यादा तेज आवाज में सुनाई दे, कि बस मेरी आवाज आ रही है, और जो मुख्य गायक है उसकी आई नहीं रही, कि वो अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश करता है कि उसकी आवाज ज्यादा ना आए, मतलब जो मुख्य गायक के बीच में जो कमी रह रही है वो मैं पीछे गाकर उसे समेटता जाऊं। ठीक है, उसे विफलता नहीं, मतलब जो वो ऐसे थोड़ा सा हिचकता हुआ जो ऐसे गाता है, हम उसकी विफलता नहीं कहेंगे कि ये तो फेलियर है। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, कि उसकी कितनी ज्यादा मनुष्यता है, कितनी दयालुता है उसके अंदर। ठीक है, ये गुण हमें समझना चाहिए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।